हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने देखा था रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन दोनों प्रोसेस की क्या वैल्यू है और नेचर खुद को कैसे रीजनरेट कर लेता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस किसे कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी रिसोर्स रिन्यू हो जाता है उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा रिन्यूएबल रिसोर्स है सनशाइन, आपको सबसे ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। फिर अगर आप नदियों की बात करें जो कि समय समय पर चाहे वो मानसून के पानी के द्वारा हो या लगातार ग्लेशियर से पिघलकर आने वाला पानी हो, दोनों ही स्थिति में आपको नदियों में पानी मिल रहा है। और साथ ही जो भी फॉरेस्ट हैं, जो भी अभी हमने पढ़ा था कि कैसे फॉरेस्ट खुद को रिन्यू करते हैं और जो भी सॉइल है वो अपने को कैसे रिप्लेनिश कर लेती है। कैसे का मतलब है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के, बिना किसी ह्यूमन के इंटरेक्शन के, बिना किसी ह्यूमन के प्रॉब्लम जनरेट किए या हेल्प किए। दोनों ही सिचुएशन में ना प्रॉब्लम करना है ना हेल्प करना है, बस छोड़ देना है। तो जो नेचर का प्रोसेस है वो है अपने आप चीजों को बना लेने का। अक्सर देखा जाता है जिसे हम कहते हैं सूर्य को अर्घ्य देना। अर्घ्य है हिंदी में। तो अर्घ देने का मतलब है कि हम सूरज देवता को पानी अर्पित कर रहे हैं, पानी का अर्पण कर रहे हैं। अक्सर लोगों का दिन का पहला रिचुअल यही होता है कि वो उसको अर्घ देते हैं सूर्य को। और हमारे कल्चर में इंद्रदेव हो, सूर्य देव हो या चंद्रमा हो, सबका अपना एक पौराणिक महत्व है, साथ ही साथ धार्मिक महत्व भी है। हर फेस्टिवल में पूजा इन्हीं की जाती है। वो चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वो तुलसी का हो, आम का हो, नीम का हो, बरगद हो, हर जगह का अपना महत्व है। यहाँ तक कि चुड़ैल की भी जो संकल्पना है वो भी यहीं से देखने को मिलती है। लोग अक्सर कहते हैं पीपल या बरगद जैसे पेड़ में आपको चुड़ैल मिल सकती है रात को। हालांकि हमें तो नहीं मिली, पर कोई जाकर के देख सकता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसे कहते हैं अर्घ देना, वो सूर्य को जल अर्पित किया जाता है और लोग प्रार्थना करते हैं। उसका बेसिक सा मतलब यही है कि सूर्य के होने से ही हमारा जीवन संचालित हो रहा है। अगर सूर्य को आप हटा दीजिए तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब आप अर्थ की, जो अर्थ घूम रहा है, हम जब उसकी बात करते हैं तो उसमें 6 महीने दिन और 6 महीने रात पोलर, जो भी आपके पोलर एरिया है वहां पर रहती है। क्योंकि जो सन का मूवमेंट है और जो अर्थ का मूवमेंट है उन दोनों में डिफरेंस है। तो जो भी पोलर रीजन्स हैं तो पोलर रीजन्स की सिचुएशन अलग होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो पोलर एरिया है वहां की कंडीशंस अलग होती है। ऐसे में अगर सूरज आप मुख्य जगह से हटा दें और अगर 12 महीने ही सूरज ना रहे तो, क्योंकि सूरज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर क्यों नाम है तो सन की वजह से, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें से चारों तरफ जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं, अगर ये इसका जो सूरज है इसकी अपनी रोशनी ना हो तो क्या होगा। तो हमारे पास पहली चीज तो फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स ही नहीं होंगे, सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट्स नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे। प्लांट्स नहीं है तो आपके बारिश से लेकर के सारे प्रोसेस कैसे होंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम सिर्फ रोशनी हटा दें तो हमारे जीवन में अंधकार हो जाएगा। और ये अंधकार दोनों तरह से हो जाएगा। एक तो हम ही नहीं रहेंगे अल्टीमेटली, दूसरा पृथ्वी पर किसी तरह की रोशनी नहीं होगी। सोचिए जब ट्रॉपिकल एरियाज में दिन में रोशनी रहती है
तब तो हम किसी तरह खुद को बचा पाते हैं और तरह तरह के एनर्जी सोर्सेस यूटिलाइज करते हैं। और अगर ना हो एनर्जी सोर्स, तो अगर सन जैसा मेजर एनर्जी सोर्स ना हो तो हम किस हद तक सप्लाई बढ़ा पाएंगे? तो अल्टीमेटली जब हमें एनर्जी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो क्या होगा? उसके लिए कॉस्टिंग डबल हो जाएगी, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाएंगी। एनीवेज, तो ले दे के बात यह है कि सूरज का महत्व तो इतना सा है कि लोगों को पता था कि सूरज के होने से जीवन है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में लोग जल्दी उठते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो पूरा का पूरा खेती पर निर्भर करता है। इसीलिए वो सूर्य देवता, इंद्र देवता, इनकी संकल्पना कहाँ से आई? क्योंकि जो भी व्यक्ति खेती कर रहा है उसे अल्टीमेटली पता है कि हमारा जो सारा सिस्टम है वो ले दे के सन पर, वाटर पर, इन्हीं चीजों पर निर्भर है। अगर बारिश समय से ना हो तो हमारे देश में आधे से ज्यादा खेती बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए सूर्य को अर्घ देने की प्रथा थी, है, ठीक है। अभी भी लोग रोज सुबह उठ के तैयार होके नहा के भगवान को जल अर्पित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और फ्लोइंग वाटर की एनर्जी। ये सब के सब रीन्यूएबल रिसोर्स हैं जो कि अपने आप को सस्टेनेबल मैनर में मेंटेन कर लेते हैं। ये खत्म नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। सूरज एक टाइम पर निकलता है और अपने समय पर चला जाता है। वो फिर अलग अलग मौसम हो, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, शीत ऋतु हो, बसंत हो या फिर कुछ और हो। अब ऐसे में विंड एनर्जी, आपका जो अलग अलग मौसम है उसके अकॉर्डिंग विंड का जो फ्लो है वो अलग होता है। अगर खुले क्षेत्र में हवा चल रही है तो वहां पर रफ्तार ज्यादा होगी, और अगर वो शहरी इलाका है तो वहां पर रफ्तार काफी कम होगी। वो डिपेंड करता है कि कैसी लोकेशन है, क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से स्पीड होगी। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि विंड से भी एनर्जी डेवलप किया जा पाए। उसको पवन चक्की कहते हैं हिंदी में। और साथ ही जो आपका फ्लोइंग वाटर है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। पानी को ऊंचाई से टरबाइन पे गिराया जाता है, उस टरबाइन के घूमने से एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनके रिन्यूएबल रहने की भी शर्त है। वो शर्त क्या है? रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। अगर हम रिस्टोरेशन, वही जो बात अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि ये दोनों के दोनों टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। अगर रिस्टोरेशन हो या रीजनरेशन हो, अगर इनके बढ़ने की दर से ज्यादा इनकी कोलैप्स होने की रेट को बढ़ा दिया जाए तो जो भी चीजें हैं वो बनने से पहले ही मिट जाएंगी। इनके बनने के लिए भी इनको एक रेट चाहिए, और अगर ये ना बन पाए और उससे ज्यादा तेजी से चीजों को कोलैप्स कर दिया जाए तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि वो जनरेट ही नहीं हो पाएंगे, तो बात ही खत्म हो गई। If we harvest timber forest, then the forest can grow trees. We will eventually deplete the forest. अगर टिम्बर या कोई भी पेड़ जिस दर से पैदा हो रहा है उसकी तेजी से आप उसे काटना शुरू कर देंगे तो वो कैसे बढ़ पाएगा? सोचने वाली बात ये है। अगर आप सब कुछ तेजी से डिप्लीट करते चले जाएंगे जिस रेट से उसको बढ़ना है तो वो कोलैप्स हो जाएगा, वो पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। तब रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट ही फिनिश हो जाएगा। साइंटिस्ट ने लंबे समय से ये देखा है कि ह्यूमंस के इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से नेचर का जो साइकिल है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग अपने ग्रीड से सोचता है,
उसको जिस चीज की जरूरत है वो उसके पीछे पड़ जाता है। अमूमन लोगों का सोचना ये होता है कि हम इस चीज को हासिल कर लें, उसके बदले में सामने वाला या सामने वाली परिस्थिति या सामने वाली प्रकृति बर्बाद भी हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लोगों को सिर्फ अपनी चीजें हासिल करने से मतलब है, सामने वाले का क्या होता है उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब आप नेचर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम इन सारे पेड़ों को काट देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, इतना मंथली पैसा मिलने लगेगा, ये सारे हमारे कैलकुलेशंस हैं और इससे हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो बस वो उतने से ही खुश हो जाते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता कि अगर हम ऐसा करेंगे नेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या इससे किस तरह की प्रॉब्लम्स जनरेट होगी। और यहाँ तक कि जब हम केमिकल फैक्ट्रीज की बात करते हैं, लोग अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं, डेवलप करते हैं, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखते हैं और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल या केमिकल है उसको प्रॉपर वे में वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करने की बजाय, उसे डंप करने की बजाय खुले में छोड़ देते हैं, जो कि अल्टीमेटली जमीन में जाता है, पानी में जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। साथ ही कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका ध्यान रखा जाता है, जैसे फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन है या कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, बहुत से ऐसे जगहें हैं या बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको प्योर वे में फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत होती है, वो किसी दूसरे एनर्जी सोर्स में शिफ्ट नहीं हो पाते। अगर हम रेलवे के इंजन की ही बात करें तो बहुत लंबे समय तक कोयले से संचालित थी। एक समय आया जब कोयले को फिर रिमूव किया गया, कोयले को रिमूव करने के बाद हमने ये देखा कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ। जब कोयला यूज करते थे भारी मात्रा में एयर पोल्यूशन भी होता था और जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका कंजम्पशन काफी ज्यादा था। फिर धीरे धीरे वो पेट्रोल और डीजल पे शिफ्ट हो गई। शायद पेट्रोल पे नहीं होता, डीजल पे होता है, वो देखना पड़ेगा। टोटली मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से चलने लगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बाद अभी प्रेजेंट में जो इंजन है वो इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ट्रेन्स में ये कोशिश की जा रही है कि उसकी जो छत है, रूफ टॉप है, उस पे सोलर पैनल को कनेक्ट किया जाए और सोलर पैनल से ट्रेन चले। तो इससे क्या है, हमारी बिजली बचेगी। लेकिन एनर्जी को सेव करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में रहने की वजह से हमारे पास जिस समय जो आपका सन है अपोजिट डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया की तरफ होता है और हम ये देखते हैं कि वहां की जो सिचुएशन है या मतलब सन जब उस तरफ मूव कर जाता है तो हमारा जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जब सन मूवमेंट कर जाता है तो हमारे जो एरिया में है क्या होता है, अल्टीमेटली ठंडी का मौसम है। तो जब ठंडी का मौसम है, कोहरा है, धुंध है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल पा रही या फिर जो नंबर ऑफ आवर्स है जिसमें जो सनलाइट मिलनी है वो डायरेक्टली नहीं मिल पा रही, तो जो सिचुएशन होती है उस समय हमको डायरेक्ट सनलाइट को प्रोड्यूस करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो सोलर पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। तो फिर हम घूम फिर के इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी पीछे अगर देखना है तो वो किसी फॉसिल फ्यूल से ना बन रहा हो, वो हाइड्रो पावर से बन रहा हो या न्यूक्लियर पावर से बन रहा हो, उसका वेस्ट मटेरियल क्या होगा, तो सारे कैलकुलेशंस देखने पड़ते हैं ले दे करके। तो अगर जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है और अगर आप उसको ओवर कंज्यूम कर रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म हो जाएगा। तो अर्थ को रीस्टोर और रीजनरेट करने का टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है और वो खत्म हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी।
साथ ही कई बार हम क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जब हम एक्सपेंशन करते हैं, पहले तो अपना घर बना लेते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम उसका एक्सपेंशन करते हैं। उस एक्सपेंशन में हम फॉरेस्ट को साफ कर देते हैं। अब जब अपना एक्सपेंशन किया तो अपने खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, तो हमें एग्रीकल्चर की जरूरत होती है, तो हम एग्रीकल्चरल एरिया के लिए और हिस्सा साफ कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब हम फॉरेस्ट को इस तरह काटते चले जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है अर्थ का वो राइजिंग सिचुएशन में आने लगता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाता है तो अल्टीमेटली वो ग्लेशियर्स को पिघलाने का काम करने लगता है। जब भी आप नेचर की बात कर रहे हैं या मदर अर्थ की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हर एक चीज दूसरे से जुड़ी होती है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन देखेंगे, तो आपने इधर पेड़ काटा, उससे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से आपका ग्लेशियर पिघला, ग्लेशियर पिघलने से अब आपको पानी की दिक्कत होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो जो वाटर सिक्योरिटी है, जो भी पॉपुलेशन है, जितने भी आपकी प्लेन एरिया की पॉपुलेशन है, वो सब की सब किस पर निर्भर कर रही है? वो इस बात पर निर्भर कर रही है कि ऊपर से जो भी पानी ग्लेशियर से आपको मिल रहा है, वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि नीचे वाली पॉपुलेशन को इन्हीं से पानी मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? अगर ग्लेशियर्स पिघल जाएं और उस पर निर्भर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो नीचे रहने वाले लोग हैं, अगर ग्लेशियर पिघल जाता है, पानी उनको नहीं मिलता, तो प्लेन एरिया में जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन बसी हुई है और जो लगातार उस पानी से लाभान्वित हो रही है और उसे वो पानी नहीं मिलेगा, तो किस तरह की कंडीशंस डेवलप होंगी? अल्टीमेटली वाटर स्कैर्सिटी की सिचुएशन होगी और लोगों को क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप जंगल काटेंगे तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उससे आपका ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो जो द्वीप निचले इलाके में हैं वो डूब जाएंगे, और आपके पास जो भी मैदानी क्षेत्र में इलाके हैं वहां पर पानी नहीं जा पाएगा, तो अल्टीमेटली लोगों का काम नहीं होगा। Traditionally, communities had a system of regulating or refraining fishing. अगर हम फिशिंग की ही बात करें, क्योंकि एक एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, एज अ सोर्स ऑफ फूड, हालांकि पहले भी मैंने कहा है नॉन वेज होना इज नॉट अ गुड थिंग, किसी भी जानवर को मार के खाना इज नॉट अ गुड थिंग, किसी भी लिविंग बीइंग को क्यों खाना है, पेड़ पौधे पर्याप्त हैं। लेकिन जब फिश की बात की जाती है मार्केट में, तो अल्टीमेटली जो उसका कॉमर्शियलाइजेशन है, जिस एरिया से फिश पकड़ कर लाई जाती है, मार्केट में लाते हैं, उसे बेचा जाता है। यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज में या जो भी इलाके समुद्र से दूर है, वहां पर फ्रीज करके, पैक करके, प्रिजर्वेटिव्स के साथ बेचा भी जाता है, जो कि कई दिन बाद तक पैक फॉर्म में मिलती है, यहाँ तक कि कहीं कहीं पे कैन के फॉर्म में मिलती है। तो ये जो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, क्योंकि जब अल्टीमेटली डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ाने, जैसे ही डिमांड बढ़ी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाने लगा, जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाने लगा तो एक एरिया में लिमिटेड फिश होती हैं, आपने पूरे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस किया, और जब वो फिश खत्म होने लग गई तो आपने आर्टिफिशियल ढंग से वहां पर दोबारा से फिश की ब्रीडिंग कराई, और उस फिश को आपने मारा, कॉमर्शलाइजेशन किया उसका, और ओवर फिशिंग करने की वजह से बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। बेसिक मतलब ये है कि वो लुप्त हो रही हैं। इसीलिए समय समय पर इस बात को लेकर के गवर्नमेंट में, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को लेकर के ट्रीटी की जाती है, आपस में साइन किया जाता है कि किसी भी कंडीशन में
आप फिश को नहीं मारेंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बचपन से चाहे जितना पढ़ा लो, पर आदमी ही आगे बोल नहीं सकते। तो ले दे के बात यह है कि जब आप ओवर फिशिंग करते हैं, उसको कॉमर्शियलाइज करते हैं, तो अल्टीमेटली आप पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करने का काम करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि इंडस्ट्रीज जो भी हैं, वहां से विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट के पानी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। जब आप पानी को डिस्पोज करेंगे, वही जो कॉन्सेप्ट है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का, वो एक लेवल तक ही काम करता है। जब आप इस पानी को डायरेक्टली डंप कर रहे हैं, तो इसके डंप करने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, वो पानी अपने को क्लीन नहीं रख पाएगा। और जब वो पानी खराब होगा और एक लेवल के बाद उसे क्लीनलीनेस नहीं मिलेगा, तो जो उसमें जितने भी आपके मच्छी है, मतलब मछली है, या जो भी टॉर्टोइज है, या जितने भी तरह के आपके वाटर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो अल्टीमेटली या तो मरेंगे या फिर उस टॉक्सिन्स को कंज्यूम करेंगे। और उन्हीं टॉक्सिन्स को जब आप उसी की फिशिंग करके उसी को पकड़ के लेकर के आएंगे और आप उसको खा जाएंगे, तो वो सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आ जाएंगे। अक्सर समय समय पर व्यापक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप फ्लू का नाम सुनते होंगे। वो चाहे बर्ड फ्लू हो या किसी भी तरह का फ्लू हो, या फिर आपका H1N1 वायरस भी था, वो बैट से आया। तो समय समय पर जानवरों को या मांस को या उनको काट के खाने से तरह तरह के फ्लू फैलते रहे हैं, क्योंकि उनकी ही उनको कोई बीमारी थी, उस बीमारी का सही से निस्तारण नहीं हुआ और आपने उसको खा लिया, तो अल्टीमेटली आप बीमार होंगे। उसको और खराब भाषा में कहते हैं, मछली ने गंदगी खाई और आपने मछली पूरी खा ली, तो आपने क्या खाया, अब आप समझ लीजिए। इसके आगे नहीं जा सकते। इंडस्ट्रीज ऐसी बहुत सी हैं जो प्रोडक्शन करती हैं और सारे केमिकल्स को बिना सही से डिस्पोज ऑफ किए हुए छोड़ देती हैं, जिससे मिट्टी और साथ ही साथ पानी दोनों खराब होता है। इसकी वजह से जो नेचर का एक नेचुरल वे ऑफ रिस्टोरेशन और रीजनरेशन है, वो खराब होता है। जो पानी है वो पॉइजनस हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी नाले को छोड़ेंगे तो वो बह के धीरे धीरे किसी ना किसी नदी में जाएगा। ऐसा नहीं है, पानी की जो फितरत है वो ऊपर से नीचे को जाने की ही है, और पानी को रोका नहीं जा सकता। पानी एक एक्टिव है, हमेशा वो एक्टिव फॉर्म में होता है। आप पानी को कहीं भी छोड़ेंगे, उसकी क्वांटिटी है तो वो जहां रास्ता पाएगा वो उसे काट देगा। इसीलिए पानी के आसपास कटान की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। पानी को रोका नहीं जा सकता, वो हरदम एक्टिव रहता है। हर बार लहर किसी भी चीज से आके टकराएगी तो वो चीज अपने आप कट जाएगी। तो पानी के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपने कोई भी नाला छोड़ा, वो धीरे धीरे जाकर नदी में जाएगा, और नदी जहां तक जाएगी लोग उसे पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और लोगों की हेल्थ गड़बड़ होगी और पूरा इकोसिस्टम खराब होगा। इकोसिस्टम के फंक्शंस अपने हिसाब से होते हैं, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इकोसिस्टम का मतलब ये इको प्लस सिस्टम, इन्वायरमेंट का एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब कई तरह की चीजें, मान लीजिए एक छोटा प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस है, जब कई प्रोसेस एक साथ मिल जाते हैं तो एक सिस्टम जनरेट हो जाता है। वो वाला सिस्टम नहीं जो आप गाना सुनते हैं, वो वाला सिस्टम जिसमें एक दूसरे के मिलने से पूरा का पूरा सिस्टम जनरेट होता है। ऐसे में जो आपका नेचर है वो लगातार काम करता रहता है, उसका अपना तरीका है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। जैसे ट्रीज का काम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है, मतलब नेचर में, इकोसिस्टम में हर चीज नेचुरली फ्लो होता रहता है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होते।
ये ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होते हैं कि किसी बात से नाराज हो गए, अब मैसेज ही नहीं आ रहा है, आप बैठ के देख रहे हैं कि सामने वाले का मैसेज गया कहाँ। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती, इकोसिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो नेचुरली फ्लो करते हैं, लगातार काम करते हैं। ये सब बदमाशियां सिर्फ इंसान के पास है। वरना सोचिए किसी दिन पेड़ आपसे नाराज हो जाए और पेड़ कहे कि आज मैं ऑक्सीजन दूंगा ही नहीं, मैं अपनी सांस रोक के बैठ गया हूं, ना मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना मैं ऑक्सीजन दूंगा। तो सोचिए क्या हाल होगा। पूरे के पूरे जो मानव समुदाय है वो पेड़ के सामने रोता हुआ नजर आएगा कि भैया हमको दे दो, सांस रोक के क्यों बैठे हो, हमको दे दो शांति से ऑक्सीजन। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इकोसिस्टम अपने पूरे प्रोसेस में काम करता है, उसे कोई जरूरत नहीं होती किसी भी बाहरी इंटरफियरेंस की। सिचुएशन अच्छी हो बुरी हो, वो हमेशा सम की स्थिति में रहता है और लगातार काम करता रहता है। और जब यही नेचुरल प्रोसेस ह्यूमंस को बेनिफिट करते हैं तब हम इन्हें कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे एक जो फॉरेस्ट है वो नेचुरली पानी को फिल्टर करने का काम करता है, जो उसकी जड़ें हैं वो उन पानी को होल्ड करने का काम करती हैं, साथ ही साथ नीचे ग्राउंड वाटर को फुलफिल करते हैं, साथ ही साथ आसपास के एरिया का इरोजन रोकते हैं, और अगर वो बड़े में पेड़ों में है तो वो आगे आने वाले चक्रवातों को रोकने का काम करते हैं, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। साथ ही एनिमल्स को एक हैबिटेट देते हैं। मतलब ये वही वाली बात है कि आपने कहा अपने बड़े भैया के कंधे पर चढ़ना है, उन्होंने मना कर दिया, इसी तरह पेड़ मना कर दे कि नहीं नहीं नहीं, आज कोई भी मेरे जितने भी पशु पक्षियों ने घोंसला बनाया है मेरे ऊपर, आज किसी को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जनरली पेड़ पौधे ऐसा नहीं करते। जनरली का मतलब वो एक सिस्टम में काम करते हैं, एक हार्मनी है और एक तरह का सिस्टम है जो नेचर के द्वारा वेल क्रिएटेड, वेल क्राफ्टेड है, जो प्रॉपर वे में चलता रहता है। हम लगातार इस इकोसिस्टम के फंक्शन से फायदे में रहते हैं या लाभान्वित होते रहते हैं, चाहे वो क्लीन वाटर की बात हो, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड की बात हो या पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात हो। हमें लगातार जो भी नेचर की इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं वो लगातार हमें मिलती रहती हैं। अगर हम एक मेच्योर ट्री की बात करें जो कि लगभग 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे देता है, ये टाइप ऑफ ट्री के हिसाब से अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई पेड़ छोटा है कोई बड़ा है, तो जो व्यक्ति जिस हिसाब से होगा उसकी सांस लेने की क्षमता उसी हिसाब से होगी। तो ठीक उसी तरह पेड़ के हिसाब से भी जो ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता है वो हर पेड़ की अलग होगी। इसीलिए जो बड़े पेड़ हैं उनको कल्प वृक्ष कहा जाता है, या फिर अक्सर बड़े पेड़ों की पूजा की जाती है, उन्हें बोधि वृक्ष कहा जाता है, जहां पर लोगों को बोध हुआ। तो इसीलिए जो पेड़ों का महत्व है किसी भी प्रकृति में वो बहुत ज्यादा है, प्रकृति के साथ ह्यूमन की लाइफ में है, इसीलिए ह्यूमन उनकी पूजा करता है। अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे कल्चर से दूर होते जाएंगे उन चीजों को हम भुलाते चले जा रहे हैं। जनरली एक ह्यूमन बीइंग को 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए पर डे के हिसाब से, और ये निर्भर करता है कि किसी की हाइट वेट कितनी है। डोरेमोन जैसे इंसान को थोड़ा कम चाहिए, नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर बट इन अ फनी वे। डोरेमोन जैसे इंसान को थोड़ा कम चाहिए, जिसकी हाइट ज़्यादा है, जो वैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है, जिम कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो वो थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा। अक्सर आपने सुना होगा मजाक में कि सुबह सुबह योग करने वाले उठ के सारी हवा तो खींच लेते हैं। तो एक हद तक बात मजाक की है पर ठीक है, क्योंकि उनका जो एयर कंजम्पशन है वो ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से। तो नॉर्मली एक पेड़ आपको 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे देता है, और आपकी जो जरूरत है वो 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे की है। और जब हम पेड़ काटते हैं तो बिना सोचे 100 200 1000 और लाख पेड़ों को काट देते हैं,
जंगलों को साफ कर देते हैं। तो ये अगर हमें डेली लाइफ में नहीं मिलेगा तो हम अपनी लाइफ को सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये था अभी जो हमने पढ़ा, ये था रीन्यूएबल रिसोर्स, जिसका मतलब है जो अपने को रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन रिस्टोरेशन और रीजनरेशन एक लिमिट तक ही पॉसिबल है। अगर टाइम फ्रेम से ज्यादा या उसके जो जो रीजनेबल है उस एरिया से ज्यादा अगर आगे चला जाता है तो फिर डिस्ट्रक्शन या चीजें कोलैप्स हो जाएंगी, अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो रिन्यूएबल रिसोर्स का सिंपल सा मतलब है जो भी खुद को रिन्यू कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में। अगर टाइम फ्रेम नहीं है, कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है कि अपने को अनलिमिटेड वे में रिन्यू कर सके, यहाँ तक कि वो आपका सूरज हो जाए, चाहे आपका पानी हो जाए, चाहे आपका जंगल हो जाए, कोई भी नेचुरल एस्पेक्ट अनलिमिटेड वे में रिन्यू नहीं हो सकता। उसके रिन्यू होने के लिए भी उसको टाइम फ्रेम चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। तो आज हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स टॉपिक देखेंगे।